रात के करीब 10 बजे का समय था। सड़क लगभग सुनसान थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। राहुल, एक 24 साल का लड़का, अपनी पुरानी बाइक पर धीरे धीरे चल रहा था। उसके फोन पर जुपिडो की ऐप खुली हुई थी। बस एक आखिरी राइड और मिल जाए, आज के दिन की थोड़ी ठीक कमाई हो जाएगी। घर की जिम्मेदारियां, पैसों की कमी और जिंदगी की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी स्क्रीन पर एक लोकेशन चमकी। उसने राइड एक्सेप्ट की। राहुल ने एक्सीलेटर बढ़ाया और उस दिशा में बढ़ गया। जब वो लोकेशन पर पहुंचा, वहां एक लड़की खड़ी थी। मॉडर्न ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर एक सुकून। वो इतनी खूबसूरत थी कि राहुल उसे देखकर कुछ पल के लिए मानो वहीं जम गया। लड़की ने 2 बार आवाज लगाई। हेलो हेलो, ओटीपी डालिए। राहुल जैसे नींद से जागा। हाँ, अभी डालता हूं। लड़की बाइक पर बैठ गई। राहुल बार बार शीशे में उसे देख रहा था। उसके मन में ख्याल उमड़ने लगे। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की होती तो शायद सब कुछ बदल जाता। कुछ देर बाद राहुल ने बात शुरू की। इतनी रात को आप यहाँ? कॉलेज से आ रही हूँ। आज थोड़ी देर हो गई, कोई गाड़ी नहीं मिली, इसीलिए जोपिडो करनी पड़ी। रास्ता सुनसान होता जा रहा था। बहुत कम लोग ही उस रास्ते पर नजर आ रहे थे। मैडम, वैसे आपके घर की ओर जाने वाला रास्ता काफी सुनसान है। मैंने सुना है कि ऐसी जगहों पर भूत प्रेतों का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर ये तो मुझे डराने के लिए बोल रहे हो तो तुम ये जान लो, मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। राहुल को उस लड़की का निडर अंदाज बहुत अच्छा लगा, पर बातों ही बातों में कब उस लड़की का घर आ गया उसे समय का पता ही नहीं चला। उस लड़की को पीछे से जाता देख वो बहुत दुखी था। घर पहुंचते ही श्रुति अपने कमरे में चली गई। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। रात के करीब 2 बजे का समय था। कमरे में हल्की रोशनी थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। तभी ठक 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 खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। कमरे में चारों ओर अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये आवाज कहां से आई? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी? तभी दोबारा तेज ठकठकाने की आवाज कमरे में गूंजी। अब की बार श्रुति को समझ आ गया था कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ रही थी और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने जैसे ही पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। और तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ आया और खिड़की से जोर से टकराया। उसके टकराते ही खिड़की के शीशे से खून रिसता हुआ नीचे आ गया। यह सब देख श्रुति की सांसें तेज हो गई थी। वो घबराई हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके कमरे में कोई है। वो पीछे मुड़ी, पर कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए श्रुति ने घर वालों को जगाना सही नहीं समझा। इसलिए घबराते हुए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई।
अगले दिन सुबह श्रुति डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रही थी, पर उसका ध्यान उसके मोबाइल पर ही था। वह बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी, जैसे मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। श्रुति बेटा, क्या हुआ? आज बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम्हारा ध्यान खाने पर भी नहीं है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने ज़ोपिडो बुक की थी ना, बस उसी का वेट कर रही हूँ। मेरा खाना हो चुका है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ऐसा कहकर श्रुति घर से निकलकर चली गई। कुछ दिन बीत गए। अब श्रुति अक्सर घर देरी से आया करती थी और सुबह कॉलेज के लिए जल्दी निकल जाया करती। घर वालों को श्रुति का रवैया काफी बदला हुआ लग रहा था। वो पहले जैसे ना अपने मम्मी पापा से बात करती और ना ही उसका पढ़ाई में ध्यान था। वो ज्यादातर समय फोन पर ही लगी रहती। ऐसे ही एक सुबह श्रुति घर से निकल रही थी तो उसके पिता ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटा, आज मुझे तुम्हारे कॉलेज के पास से ही होकर गुजरना है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। वो मुझे आज कॉलेज से पहले अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है, कुछ नोट्स कलेक्ट करने, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। उस दिन भी श्रुति जल्दी जल्दी में घर से निकल गई। श्रुति की मां ने खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बेटी बाइक पर किसी के साथ बैठी और चली गई। उसकी मां को श्रुति पर शक हुआ। इसीलिए उन्होंने कॉलेज फोन करके श्रुति के बारे में पता किया, लेकिन जो उन्हें पता चला उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। दरअसल श्रुति पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज ही नहीं जाती थी। ये जानकर श्रुति की मां जानकी बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा शायद श्रुति किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है। ये सारी बातें उन्होंने अपने पति को रात को बताई। वो लोग श्रुति से बात करना चाहते थे, इसीलिए सुबह होने का इंतजार करने लगे। पर अगली सुबह श्रुति के कमरे से जोर जोर से सामान पटकने की आवाज आने लगी। वो दोनों उसके कमरे में गए, जहां श्रुति पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसके पूरे कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उसके माता पिता ये देखकर बहुत डर गए। श्रुति की मां ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? माँ वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। कौन बेटा, किसकी बात कर रही हो तुम? राहुल, वो ज़ोपिडो ड्राइवर, उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। माँ मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे वो चाहिए। अगर वो नहीं आया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। श्रुति का ये हाल देखकर उसके माता पिता बहुत डर गए। वो अपने होशो हवास में नहीं थी। उसने बस एक ही जिद लगा रखी थी कि राहुल को लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। शांत हो जाओ बेटा, पहले बताओ ये राहुल है कौन और वो कहाँ रहता है? आखिर तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? जो बात भी सच है तुम हमें बताओ। नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, क्या करता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसा कहकर वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। मजबूरन उसके माता पिता को उसे कुर्सी से बांधना पड़ा। सुबह से शाम हो गई, मुझे लगता है अब तक वो नॉर्मल हो चुकी होगी। सुबह ज्यादा ही गुस्से में थी, इसलिए कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। अभी अगर हम समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ, उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। शायद अब हमें उसके कमरे में जाना चाहिए। यही सोचते हुए दोनों अपनी बेटी के कमरे में गए। पर जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। सुनिए जी, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? श्रुति बेटा, चलो अब गुस्सा छोड़ो, थोड़ा खाना खा लो।
ऐसा कहकर उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की। उन्होंने जैसे ही कुर्सी की तरफ नजर डाली तो रस्सियां खुली हुई थी और श्रुति वहां नहीं थी। उन्होंने कमरे में नजर घुमाई तो श्रुति एक कोने में सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। उसे देख उसकी मां उसके करीब गई। अब गुस्सा छोड़ो भी बेटा, चलो कुछ खा लो। यह सुनते ही श्रुति ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसे देख दोनों के होश उड़ गए। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों की पुतलियां छोटी हो चुकी हैं। चेहरा इतना भयानक लग रहा था मानो उसके शरीर में एक बूंद खून ना हो। उसकी हंसी इतनी भयानक थी मानो कोई भी देखे तो उसकी रूह कांप जाए। कौन श्रुति? मैं किसी श्रुति को नहीं जानती। मुझे बस राहुल चाहिए। राहुल को बुलाओ। अगर वो नहीं आया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। ऐसा कहते हुए श्रुति ने अपने गले पर एक शीशे का टुकड़ा लगाया। ये देख उसके माता पिता बहुत डर गए। जिसे अब तक वो अपनी बेटी की नासमझी समझ रहे थे वो अब पागलपन बन चुका था। ऑप्शन। श्रुति बेटा, उस कांच को नीचे करो। तुम्हें चोट लग सकती है बेटा। जानकी, चलो यहाँ से, हमें जल्दी राहुल को ढूंढना होगा। ऐसा कहते हुए श्रुति के पिता अपनी पत्नी को खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए। ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? मुझे लगता है हमारी बेटी पर कोई ऊपरी चक्कर है। आप जल्दी से पहाड़ी वाले बाबा जी को बुलाइए। अब वही कुछ कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो जानकी, और उसके साथ ही साथ हमें राहुल को भी ढूंढना होगा। उन दोनों के लिए राहुल को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था इसके पीछे का सच कहीं ना कहीं राहुल से जुड़ा हुआ था। इसीलिए उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटे में जैसे ही उसका पता चला वैसे ही उसे पकड़कर श्रुति के घर लाया गया। आप लोग क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का जो इस तरह जबरदस्ती मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हो? तभी पंडित जी ने आंखों से इशारा किया तो जानकी अपनी बेटी श्रुति को कमरे से बाहर लेकर आई। श्रुति ने जैसे ही राहुल को अपने सामने देखा वो पागलों की तरह उसके गले से जा लगी। राहुल तुम आ गए? तुम मुझसे क्यों दूर चले गए थे? चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो राहुल। ये क्या हो गया है मेरी बेटी को? ये क्यों कर रही है? ये सब आपकी बेटी नहीं बल्कि उसके अंदर की प्रेतनी कर रही है। बताओ राहुल, ये सब तुमने क्यों किया? आप सब ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं श्रुति को पसंद करता था, पर अब मैं खुद को इससे परेशान हो चुका हूं। पहली बार जब श्रुति से मिला था तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं ऐसे ही लड़की को अपनी जीवन साथी के रूप में हमेशा से चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा चाहा मुझे सच में मिल जाएगा। श्रुति ने खुद मुझे सोशल मीडिया पर मैसेजेस किए थे। उसी ने मुझसे मिलना जुलना शुरू किया था। शुरू में श्रुति को अक्सर मैं कॉलेज ले जाया करता और शाम को घर छोड़ देता था, पर धीरे धीरे श्रुति का रवैया बदलने लगा। वो हमेशा बस एक ही रट लगाकर रखती थी, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसका ये पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। अगर उसका फोन कॉल एक बार में रिसीव ना करूं तो वो इतना गुस्सा हो जाया करती थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे लगा था श्रुति एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, लेकिन उसके साथ रहते रहते मुझे पता चला कि वो दिमाग से पागल है। इसीलिए मैंने पिछले 2 दिनों से अपना फोन भी बंद कर लिया ताकि मुझे उससे छुटकारा मिले। इतना सुनते ही दिग्विजय बहुत गुस्सा हो गया।
और उसने जोर से राहुल को थप्पड़ मारा। पागल नहीं है मेरी बेटी। मेरी श्रुति हमेशा से ही बहुत समझदार थी। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो प्यार में पड़ जाए। उसे तो पढ़ाई करके डॉक्टर बनना था। अंकल, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर अभी क्या गुजर रही है, पर मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जाने दो यहाँ से। तुमने पूरी बात अभी तक नहीं बताई राहुल। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने श्रुति के साथ क्या किया है। तुमने जिस नंबर पर अपने स्वार्थ के लिए श्रुति की फोटो भेजी थी, आज उसी की वजह से श्रुति का ये हाल है। ये सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। कुछ याद आया? क्या ये सब उस वजह से हो रहा है? पर मुझे लगा ये सब सच नहीं होता। मैंने तो बस यूं ही तस्वीर भेज दी थी। वशीकरण हुआ है श्रुति पर। तुम्हारा नाम का वशीकरण जो तुमने कराया था। यह सब सुनते ही राहुल को पीछे की सारी बातें याद आई। जिस रात वो श्रुति को उसके घर छोड़कर वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर एक विज्ञापन दिखा, जिसमें लिखा था, अपनी मनचाही किसी भी इच्छा पूरी कराने के लिए इस नंबर पर कॉल करें। श्रुति का ख्याल राहुल के दिमाग में घूम रहा था, इसलिए उसने उस नंबर पर कॉल किया। सामने से किसी ने भी फोन नहीं उठाया, पर थोड़ी देर में ही उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिस पर साफ साफ लिखा था, आपकी जो भी इच्छा हो उसे लिखकर बोलिए। अब मुझे एक लड़की देखते ही बहुत पसंद आ चुकी है। मैं चाहता हूं वो किसी भी तरह बस मेरे जीवन में आ जाए और हमेशा बस मुझे चाहे। राहुल ने इतना लिखकर मैसेज सेंड कर दिया था। तभी वहां से रिप्लाई आया कि जो भी लड़की आपको पसंद है उसकी एक तस्वीर भेजिए, और जब भी आपको लगे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है तो इस नंबर पर 5,000 रुपए जमा करवा दीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। राहुल के मन में श्रुति के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे श्रुति की तस्वीर सोशल मीडिया से निकालकर उस नंबर पर भेज दी। उसके एक दिन बाद ही राहुल के पास श्रुति का मैसेज आया, और जो उसने चाहा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था। पर राहुल से एक भूल हो गई। वो भूल चुका था कि उसे 5,000 रुपए उस नंबर पर देने थे। इसी कारण श्रुति का वशीकरण धीरे धीरे पागलपन में बढ़ता चला गया। तुमने बिना सोचे समझे जिस नंबर पर श्रुति की फोटो भेजी थी, उससे उस पर वशीकरण किया गया। आजकल लोग चंद पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद करने में रत्ती भर नहीं सोचते। श्रुति के मिलने के बाद तुम भले ही भूल गए, पर उन लोगों को अपनी शर्तें याद रहती है। श्रुति पर तुम्हारे नाम से वशीकरण किया गया था। उसके शरीर में एक ऐसी प्रेतनी को डाला गया है जिसने उसके दिमाग पर काबू करके सिर्फ तुम्हें याद करने पर मजबूर कर दिया है। मुझे माफ कर दो आंटी अंकल, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था मेरी एक भूल से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे ये वशीकरण वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे माफ कर दो। आजकल तुम जैसे नौजवान बच्चे ऐसी भूल अक्सर करते हैं, जो कहीं भी किसी भी विज्ञापन या छोटे मोटे तांत्रिकों की मदद लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। पर तुम शायद नहीं जानते, जो भी इस तंत्र क्रिया के जाल में फंसता है उसे निकलना उसके लिए कभी आसान नहीं होता। राहुल को अपनी भूल का एहसास था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक भूल से श्रुति की जान ऐसे खतरे में पड़ जाएगी। श्रुति को ठीक करने में पहाड़ी वाले बाबा को तकरीबन 3 से 4 महीने लग गए। उस दिन के बाद से राहुल कभी उसके सामने नहीं आया, पर आज भी कभी कभी अनजाने में
श्रुति के मुंह से राहुल का नाम निकल जाता है। हालांकि उसे राहुल के बारे में अब कुछ भी याद नहीं था, पर अभी भी शायद उसके अंदर से राहुल के नाम का वशीकरण पूरी तरह नहीं उतरा है।